अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। वफाकी हुकूमत FIA के जरिए ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात करा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि इन तहकीकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में किस कदर इजाफा होगा। दूसरी जानिब शहबाज गिल केस भी काफ़ी पेचीदा हो चुका है और इस प्रोग्राम के आखिर में आज हम बात करेंगे कि IMF की डील तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महंगाई का तूफान शायद थमने का नाम नहीं ले रहा। इन्हीं मामलों पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना भट्ट साहिबा ने, उनको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्रम शहजाद विर्क जो कि लॉ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे और मारूफ तजियाकार जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबको खुशामदीद कह रहे हैं। हिना भट्ट साहिबा, फॉरेन फंडिंग केस जिस पे इमरान खान साहब ने अब ये कह दिया है कि मैं तो किसी नोटिस का जवाब नहीं दूंगा, मैं तो FIA को नहीं मानता, FIA इसकी तहकीकात कर ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक है, FIA। मैं आपको सबसे पहले तो ये करेक्ट करना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी रिपोर्ट है उसने 8 साल की तफ्तीश करके ये क्लियरली बता दिया कि ये फॉरेन फंडिंग हुई। उसमें 350 कंपनीज थी और 34 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो नॉन पाकिस्तानी थे, और स्क्रूटनी कमेटी ने ये क्लियरली बता दिया कि इसमें फॉरेन, दिस इज़ अ फॉरेन एडेड कंपनी एंड देव टेकन फॉरेन फंड्स फ्रॉम नॉन कंपनीज एंड फॉरेनर्स। पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल टाइम्स की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन्होंने भी क्लियरली कह दिया कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग के थ्रू पैसे लिए हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अब अगर हम पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर देखें तो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है तो जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो रेफरेंस दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब रेफरेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA की अथॉरिटीज़ ही करती हैं। तो मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अब ये मेरे बैठ देखिए, इमरान खान साहब जो अपने आप को रियासत मदीना के दावेदार कहते थे, इमरान खान साहब जो कहते थे, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की एग्जाम्पल्स देते थे कि वो अपनी एक कुर्ते का भी हिसाब देते हैं। तो अगर उन्होंने चोरी नहीं की सबसे पहले, तो उनको क्यों डर लग रहा है? वो क्यों कह रहे हैं कि मैं जवाबदेह नहीं हूं? जब ये कह रहे हैं कि आप लोग इंतकाम ले रहे हैं, दिस इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने ये अकबर एस बाबर ने केस किया था, उनके अपने पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, उनने इनके अगेंस्ट केस किया है फॉरेन फंडिंग का। दूसरी बात, इसमें इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें स्टेट बैंक के अकाउंट्स हैं, जिसमें लिखा हुआ है इन्होंने बाहर से, इजराइल से, भारत से पैसे लिए। तीसरी चीज, फाइनेंशियल टाइम्स वो एक कितना क्रेडिबल है, उसने भी कहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमने तो इन लोगों ने हमारे पे जरूर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी। इसी अहम सवाल को मैं लेके आगे जाऊंगा। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनके सामने यही सवाल रखूंगा। वलीद इकबाल साहब, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन आज उन्होंने FIA के नोटिस पर जवाब देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये तो आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है। अगर चोरी नहीं की तो तहकीकात में ताउन करने में क्यों ताखीर की जा रही है, या क्यों ताउन नहीं किया जा रहा आपके ख्याल में? देखें जी, ये तशबीह बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक सही तशबीह देता हूँ इसमें। पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी अपना फैसला या रिपोर्ट जो दी है, हम इसे एग्री ही नहीं करते। और जब इस तरह की कोई बात हो, कोई भी फैसला करने वाला इदारा, कोर्ट, कोई भी इस तरह की जो नीम अदालती, जो कि ये नीम अदालती इदारा कहलाता है, क्वाज़ी जुडिशल फोरम जो इलेक्शन कमीशन है, तो जब आप किसी फैसले से मुत्तफिक नहीं होते, आप समझते हैं वो गलत है, तो आप उसके या तो उसको के ऊपर के फोरम पे अपील करते हैं और अपील में आप मांगते हैं कि जी उसकी दुरुस्तगी की जाए क्योंकि उसमें गलत फैसला हुआ है या गलत नताइज पर पहुंचे, या अगर अपील अवेलेबल ना हो तो आप रिट करते हैं। तो इस केस में उमर अयूब साहब की तरफ से, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है PTI की, उन्होंने एक रिट दायर कर दी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला वहाँ जो है ज़ेर गौर है। और उसके अलावा, और बाय द वे इस पर ज्यादा तफसीली रोशनी जो केस के बहुत सारे फैक्ट्स और लॉ से रखते हैं अनवर मंसूर साहब हैं, मुझे उम्मीद है आप उनको भी दावत दे के उनसे इसका ज्यादा तफसीली जायजा ले सकते हैं।
ये हमारी वलीद इकबाल साहब, बिलाशुबा आप भी लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हम आपसे भी रहनुमाई चाहेंगे। इस फैसले में स्टेट बैंक की तरफ से जो अकाउंट्स का बताया गया है कि 34 गैर मुल्की लोगों ने फंडिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 351 गैर मुल्की कंपनीज ने फंडिंग की है, और ये तहकीकात उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और स्टेट बैंक की जानिब से ये प्रूफ्स भी सामने आ चुके हैं, तो इसको आप इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि वो एक नतीजे पर ही पहुंचे हैं ना, फॉरेन इंडिविजुअल क्या होता है या फॉरेन कंपनी क्या होती है, वो एक नतीजा ही है ना जिस पे वो पहुंचे हैं। अगर हम उससे इख्तलाफ करते हैं तो हम उसकी अपील कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, वो तो कानूनी हक है ना, ये तो पहली बात है। वो इसको तो आप इस, क्योंकि जो चीज ज़ेरे किसी अपील का मौजू बन जाए या किसी रेट का मौजू बन जाए तो उसको तो आप हतमी फैसला नहीं कहेंगे। एक ऐसा फैसला ये जिसके खिलाफ हमने मजीद चारा जोई के लिए फाइल किया हुआ है, ये एक पहली बात है। मैंने कहा है ना कि कानून में जानता हूँ, जाहिर है इस केस में क्योंकि मैंने नुमाइंदगी नहीं की, मैंने इसका हर एक लफ्ज नहीं पढ़ा, मैंने इसकी फाइल नहीं देखी हुई, मैं आपको उतना तफसीली जायजा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं जरूर अर्ज कर सकता हूँ कि इसमें वाकई कानूनी तौर पे लीगल टीम, इसमें थोड़ा सी मेरी मुशावरत की थी और मैं भी मौजूद था कुछ मीटिंग्स में, वहाँ ये वाज़ेह है। और मैं आपको ये इसकी सियासी भी पहलू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पे मजीद कार्रवाई जो है अगर रियासत या स्टेट या वफाकी हुकूमत करना चाहती है तो उसमें FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, और ये FIA को ये मामला रेफर करना बजाते खुद या अज खुद ही इस बात की दलील है कि एक्चुअली वफाकी हुकूमत लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। मैं आपको अब तशबीह देता हूँ जी कि भाई साहब, अगर आपके वलीद इकबाल साहब आप बता दें की बात नहीं है, मेरी अर्ज सुन लें, ये चोरी या उसके जवाब देने की बात नहीं है, मैं तशबीह आपको दूसरी देता हूँ। भाई साहब देखें, अगर आपके दांत में तकलीफ है तो आप अपने आंखों वाले डॉक्टर के पास तो नहीं ना जाएंगे, ये बात है उसमें। अगर ये मामला जिस नौयत का है उसमें वफाकी हुकूमत एजेंसी से कहेगी इन्वेस्टिगेशन करे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से आपकी राय हो सकती है, मैं उस राय से इख्तिलाफ कर रहा हूँ। ठीक है वलीद साहब, ये बताइए फिर ये किसकी जुरिस्डिक्शन बनती है और किसको तहकीकात करनी चाहिए आपके ख्याल में? ये फैसला है ही गलत, मैं ये कह रहा हूँ, ये फैसला भी गलत है और FIA के पास जाना भी गलत है। और ये आगे जब तो फिर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं करते आप लोग? की रिपोर्ट तो अदालत का फैसला ही नहीं है, वो तो ऐसे ही किसी की रिपोर्ट है। मैं जब कह रहा हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी किसी कानूनी मामले की हैसियत क्या है, ये उस वक्त फैसला होगा जब हतमी इसके ऊपर नतीजा आएगा, जब तमाम अपीलें और तमाम रिट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अच्छा वलीद साहब, ये छोटा सा एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आप इस फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो केस का फैसला अगर इसी तर्ज का आ जाता है तब भी आप तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे उसको? मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स पे भी गलत है, लॉ पे भी गलत है। देखें जी, नून लीग और PPP और JUIF जब इनके फैसले आएंगे तो आपको पता लगेगा कि PTI के किस तरह के अकाउंट्स थे और किस तरह वाहिद वो पार्टी है जो फंड रेजिंग करती है। ये मैं इनकी बात अग्री करती हूँ कि PTI वाहिद पार्टी है जो फॉरेन एडेड पार्टी है, जो फॉरेन एक एजेंडे पे चल रही थी मुल्क के अंदर तबाह बर्बाद करने। पीपल्स पार्टी और PMLN का 100% कोई भी ऐसी फॉरेन फंडेड अकाउंट नहीं है। आप फॉरेन एडेड पार्टी जरूर है। वलीद साहब आप बात कंप्लीट कीजिए। मेरी बात अगर इंटरप्ट होनी है तो आप बात कंप्लीट कीजिए। आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं आपको देखें, दूसरे मेहमान का मुझे तो आपने बताया भी नहीं है कि मेहमान कौन बोल रही है, लेकिन मेरा इख्तिलाफ राय है वाज़ेह उनसे। हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है जी, हम इलेक्शन कमीशन के जो फैसला भी नहीं रिपोर्ट है, हम उसको भी गलत समझते हैं। जब कानून ने आइन और कानून ने चाराजोई दी हुई है, हम चाराजोई की तरफ जा रहे हैं। FIA की जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं बनती, और जब ये फैसला किसी मुतल्लिका अदालत ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में जाएगा तो ये आपको भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये गलत जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी चैलेंज हुआ है। असद कैसर साहब के भी केस में आपने देखा है, उनको भी रिलीफ भी मिल गई है। ठीक हो गया वलीद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। अखबार की रिपोर्ट की वो जितना मर्जी बड़ा अखबार हो, उसकी कोई हैसियत नहीं हो। ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये फेडरल गवर्नमेंट का राइट बनता है कि वो FIA के थ्रू इन्वेस्टिगेट कराए, और कोई इदारा नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने वाला। ये जैसे कहते हैं ना कि अगर चोरी की और मैं हिसाब क्यों दूं, ये वो वाला चक्कर है। ठीक हो गया। जमील अहमद खान साहब, आप भी इस केस को फॉलो करते रहे होंगे, आपको क्या लगता है क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान रही कि जो 34 गैर मुल्की लोग थे वो 34 गैर मुल्की नहीं थे, और 351 जो गैर मुल्की कंपनीज थी वो गैर मुल्की कंपनीज नहीं थी? क्या ऐसा ही है? देखिए, एक फोरम
जहां के इब्तदाई तौर पर इसकी होनी चाहिए थी इंक्वायरी, जिसकी के 8 साल तक इंक्वायरी चली थी, जिन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठा किए, जिन्होंने उसको कंपाइल करके और पेश कर दिया। अब रहा सवाल कि दूसरे फरीक का ये हक है कि वो उससे डिसएग्री करे और जो नेक्स्ट फोरम है उस पर उसको कॉन्टेस्ट करे, जो कि कर दिया दूसरे फरीक ने, पीटीआई ने। तो अब रहा सवाल कि अगर हम यहाँ बैठकर सिर्फ हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि जो स्टेट बैंक की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या जो बैंक की डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसको किसी भी सूरत में, चाहे वो इस मामले में फॉरेन फंडिंग को जो हम कह रहे हैं, फॉरेन फंडिंग हो या कुछ और हो, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं और इसमें अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ गए हैं कुछ, उसको उसका एविडेंशरी वैल्यू उसकी क्या हो सकती है कोराबोरेशन के साथ, वो तो आगे जाके मजीद इस पर जब तफ्तीश होगी या जब प्रोसीडिंग्स होगी तो मजीद बात इस पे ज्यादा मुस्तहकम कोर्ट के जो एडमिटेबल या एडमिसिबल एविडेंस है वो बन सकता है। आपने दूसरी बात की एफआईए की। एफआईए एक इदारा है स्टेट का, उस इदारे के पास कुछ अख्तियारात हैं जो मेरी मालूमात है एक्ट को इस वक्त कोर्ट एग्जैक्ट एक्ट को कोर्ट करना नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सामने किताब नहीं पड़ी हुई है, लेकिन वो डायरेक्ट भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर या किसी बैंक की रिपोर्ट पर, इसीलिए उन्होंने इसे कमर्शियल बैंकिंग के हवाले किया है, जो मैं इसको देख रहा हूं बाहर से। अब रहा सवाल कि उनकी तफ्तीश या कॉग्निजेंस जो उन्होंने लिया है, हो सकता है सही नहीं लिया हो, तो दूसरे फरीक को यह हक है कि वो जाए कोर्ट के पास, कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है और ये इस जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करते हुए इस पे तफ्तीश की जा रही है जिसे रुकवाया जाए। तो ये सारे फोरम्स अवेलेबल हैं, सारे फोरम्स अवेलेबल हैं। जवान साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को मैं मजीद भी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है खुर्रम शहजाद वरिक साहब, जो कि लॉ मिनिस्टर पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। तो खुर्रम शहजाद साहब, इमरान खान साहब ने एफआईए का नोटिस का जवाब देने से इनकार ही कर दिया है। आप खुद लॉ मिनिस्टर हैं, तो क्या आप बताइए मुझे कि एफआईए की ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तहकीकात अगर एफआईए ने नहीं करनी, उनसे ताउन अगर नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये आप कौन से केस की बात कर रहे हैं? ममनुआ। सबसे पहले तो मुझे इस वर्ड पे एतराज़ है, ममनुआ फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग बोल दें? नहीं, मतलब देखिए ना, ममनुआ क्यों, वाई? अच्छा, इसमें बिल्कुल एक फंडिंग केस जो उन्होंने बनाया, इतना अरसा चलता रहा, बिल्कुल भी एफआईए को किसी तरह यह हक हासिल नहीं है कि वो इस पे इमरान खान साहब को नोटिस भिजवाएं। ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या था, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसमें आप फॉरेन कंपनी से पैसे नहीं आए, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उनको चाहिए था उनके बयानात लेते, उनके बयानात आते, ऑन द रिकॉर्ड आते बयानात। सर, रिकॉर्ड तो स्टेट बैंक ने दिया, और स्टेट बैंक उस वक्त का स्टेट बैंक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, विफाकी गवर्नमेंट थी, स्टेट बैंक ने बता दिया 34 गैर मुल्की, 351 गैर मुल्की कंपनीज। तो स्टेट बैंक के आप कह रहे हैं रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है उनके पास? नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कतई नहीं कह रहा। जो फॉरेन फंडिंग केस जिस तरह से अब एक दिन पहले हमारी जो पार्टी थी दूसरी तरफ से नून लीग, उनके कुछ लोग जाके मिलते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को, और अगले ही दिन फैसला आ जाता है। अच्छा, उनका ये मेला फाइडी उनकी। अच्छा, क्यों नहीं फैसला आया इकट्ठा? जब हम हमारे लीडर कायद इमरान खान साहब कब से कह रहे हैं कि इकट्ठा फैसला करें, हमारा खुद का मौक़िफ़ ये है, उनको क्यों इस तरह से किया गया? इनका 2008 से लेके 13 तक का फैसला है, जो हमारा वो 13 के बाद है, वो इकट्ठे आएगा। ये इंटेंशनल उसको जानबूझ के, चूँकि जानिबदार है इलेक्शन कमीशन, एवरीबॉडी नोज़। अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा क्या हुआ है? मैंने खुद रिट फाइल की है और उसमें उन्होंने वो किया है कि जो उनको बिल्कुल ज़ेबा नहीं था, जो उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, वो वोट डाल दिए जो उस हलके में एग्जिस्ट नहीं करते थे, और जो एग्जिस्ट करते थे उनको बाहर निकाल दिया। और जब हमने, हमारी रिट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब एक्सेप्ट की, हम उसको लेके गए, तो फिर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ये जी हमें, उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, प्रोहिबिटेड फंडिंग इनकी अपनी पार्टी मान रही है प्रोहिबिटेड फंडिंग है।
वो नहीं मान रहे। नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग इनके आप जितने भी लगाएं, उनने कहा कि प्रोहिबिटेड, देयर इज अ डिफरेंस, आप मान रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस, प्रोहिबिटेड फंडिंग एंड फॉरेन फंडिंग। वी आर सेइंग इट्स प्रोहिबिटेड फंडिंग एंड इट्स अ फॉरेन एडेड पार्टी बिकॉज वी से दैट दे, ये जो सारे अकाउंट से पैसे आए हैं, दे वर यूज्ड अगेंस्ट द सैंक्टिटी ऑफ द स्टेट। सो प्रोहिबिटेड फंडिंग तो ये खुद भी मान रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ सर, आप मान रहे हैं, नहीं मान रहे? मैं आपको एक बहुत खूबसूरत की बात बताता हूँ। सिर्फ पहले ये बता दें आप मान रहे हैं नहीं मान रहे? मैं इसकी तरफ याद आने लगा हूँ। आप ये देखें कि जो हमारी फॉरेन जो एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ जहाँ से फंड्स आए हैं, वो इतना माइन्यूटली देखते हैं इन चीज़ों को कि ये कैसे मुमकिन था कि वो कोई इस तरह की फंडिंग पाकिस्तान में आने देते। ये तो मुमकिन ही नहीं था। ये तो इसकी जबरदस्त, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। ये इसके खिलाफ अव्वल तो अपील चल रही है, ऑब्वियसली आप एवरीबॉडी नोज़। अभी अपील का फैसला इसमें आना बाकी है और नहीं चाहिए था कि उस पर नोटिस जाते। अगर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि फेडरल हुकूमत जो है वो इन्वेस्टिगेट करवाए और फिर रेफरेंस दायर करे, तो मैं क्वेश्चन यही दोबारा पूछती हूँ कि अगर FIA ने इन्वेस्टिगेट नहीं करना तो किसने करना है? फर्स्ट ठीक है, जमील अहमद खान साहब, किसने इन्वेस्टिगेट करना है? और खुर्रम शहजाद विर्क साहब तो कह रहे हैं कि ये एजेंसीज बड़ी नजर रखती हैं, ये पैसे आ ही नहीं सकते थे, लेकिन नहीं, पैसे आ नहीं सकते थे। वो किस लिहाज से कह रहे हैं वो मजीद उसको बाद में बता देंगे, लेकिन मैं 20 साल बाहर रहा हूँ और मुख्तलिफ ममालिक की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी सरबराही की है और अपने मुल्क की तरफ से भी की है। आप फंडिंग जब वहाँ से भेजते हैं, अगर आप उसको ये जाहिर कर देते हैं कि ये वहाँ के कानून के मुताबिक लेजिटिमेट तरीके से इकट्ठी की गई है, चाहे वो कंपनी के थ्रू या वो इंडिविजुअल्स, चाहे वो फॉरेनर्स हों या किसी और मुल्क के हों, अगर उनके वो जायज पैसे हैं जो उन्होंने कमाए हैं या इकट्ठे किए हैं तो वो भेज सकते हैं। और खास तौर पर जब से OECD के नए जो हमने ज्यादातर ममालिक ने एग्रीमेंट के साइन किया है और रेटिफाई किया है, OECD यूनाइटेड नेशंस का इदारा है जिसके तहत जो FATF भी उसी की गाइडलाइन पर चलती है और उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए बैंक्स और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का काम करते हैं और उन ममालिक में जो कि ग्रे लिस्ट में हो उसमें एक फिल्टर इजाफी लगा देते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये फंडिंग जो आई है उसमें अगर ये कहा जाए कि वो ये टटोलते कि आया कि ये ममनुआ फंडिंग है या किस तरीके से, सिर्फ उनका सरोकार यही होता है कि ये कहीं ML के यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में ना आती हो, उससे हटकर, और आपने टैक्सेस पर दिया है या नहीं दिया है, उससे हटकर बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। तो फंडिंग तो मेरे मतमाए नजर में, खुर्रम साहब इस पे मजीद आर्गूमेंट दे सकते हैं, तो वो आ सकती है फंडिंग, और आते हुए मैंने देखा है। मैं दुबई में भी सफीर रहा हूँ और मैंने वहां भी देखा है कि किस तरह ये फंडिंग इकट्ठी होती थी और किस तरह यहाँ भेजी जाती थी। तो उस लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया बैंकिंग का जो तरीका है। ये बताइएगा, फैसलों को माना क्यों नहीं जाता पार्टीज की जानिब से? जो फैसला उनके खिलाफ आ जाए वो उसको मानते नहीं। 8 साल क्या कम थे इस फैसले के लिए कि उसके बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि फैसला दुरुस्त नहीं, ये फैसला आना नहीं चाहिए था, या हम इसको मुस्तरद करते हैं? देखिए, अब मैं आपको ये इसका थोड़ा दूसरा एंगल बता देता हूँ। बाकी जो इसके अदालती लिहाज से या इलेक्शन कमीशन के लिहाज से या FIA के लिहाज से, उस पर हमने थोड़ी सी रोशनी डाल दी। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इस मुल्क में जो हालात रहे हैं, जिस तरीके से कानून को इस्तेमाल और कानून को हमने मिसयूज किया है, उस लिहाज से ये वसवसे न सिर्फ सियासी जमातों के उसमें बल्कि अवाम के जहनों और दिलों में भी वसवसे हैं। अब रहा सवाल ये कि इन वसवसों को देखते हुए क्या हम अपने तमाम इदारों को बंद कर दें, क्या हम उनसे काम ना लें? देखिए, उनसे काम तो हमने लेना है। अब एक और इसका पहलू देख लें आप, क्योंकि मैंने तो यहाँ आपको सिर्फ तज्जिया देना है, बाकी सियासतदान उसको सियासी तौर पर जिस तरह भी डिस्कस करें। वो एक इसका पहलू ये है कि जितने हमारे पहले इससे मामलात होते रहे उसमें कसीर तादाद में थोड़ी सी विक्टिमाइजेशन भी होती रही है। भुट्टो का केस ले लें, कोर्ट्स मानती हैं, इसी तरह और बहुत सारी केसेस हैं जिसकी मैं मिसाल और आपके जहन में भी मिसाल होगी। लेकिन सबसे अहम और मसला सबसे आड़े ये आ जाता है कि जहां आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए
तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हुकूमती इदारों का ये हक होता है दिए हुए मरवजा कानून के मुताबिक, जैसे FIA एक्ट है, जैसे हमारे PPC है, जैसे तो उसके मुताबिक वो उसको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी फरीक को एग्रीव्ड पार्टी को अगर उस पर एतराज है तो फोरम्स अवेलेबल हैं। फोरम्स अवेलेबल हैं। जमील साहब, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लेता हूँ। हिना परवेज भट्ट साहिबा, तोशा खाना केस, ममनुआ फंडिंग केस, शहबाज गिल केस, दीगर पर्चे, इतना सब कुछ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतने महाज खोल दिए हैं, आप सियासी मैदान में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिना भट्ट साहिबा, आप लोग केसेस का सहारा क्यों ले रहे हैं? केसेस के ज़रिए लोगों को सियासी तौर पर नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? सियासी मैदान में खुल के मुकाबला करें। देखिए, मुझे हंसी ऐसी आ रही है इस बात से कि फॉरेन फंडिंग जो है वो इनके अपने फाउंडर मेंबर ने इनके ख़िलाफ़ जो है दायर की, वो अकबर एस बाबर इनके मेंबर थे, हमने तो नहीं किया। अब तोशा खान से अगर इमरान खान ने घड़ी चोरी की है या पैसे चोरी किए हैं तो वो हमने तो नहीं किया, या फरा गोगी इकोनॉमिक कॉरिडोर से इन्होंने पैसे किए तो वो हमारा काम हमने तो नहीं किया, इनने अगर देखें, अलबत्ता आप देखें 3.5 years इन लोगों ने ज़रूर हमारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी। आप राना सनाउल्लाह का केस देख लें, जाली हीरोइन का, आप शाहिदा हकान अब्बासी पे केस देख लें, आप साद रफ़ीक पे देख लें, तो हमने बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। ये खुद इनके जो सारे चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन का फॉरेन एडेड पार्टी जो बात कर रहे हैं, और ये मैं इसको थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दूं कि फॉरेन एडेड पार्टी और फॉरेन फंडिंग, आप कहते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी से पैसे लें, जो 350 आपने कहा, और इसी तरह इन्होंने उससे, तो फॉरेन फंडिंग भी इन्होंने खुद ही पैसे चोरी किए। अब मैं देख लें अभी शहबाज गिल की बात, एक बड़ी इबरतनाक एग्जाम्पल है। जो भी लोग इस चीज़ को हम देखें कि जहाँ तक रिपोर्ट्स हैं, और ये स्क्रिप्टेड था पूरा, अब शहबाज गिल साहब को आज फैसल जावेद जो सेनेट में, आपने शायद उनका बयान देखा, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने गलत किया। तो मैं कहती हूँ एक इबरतनाक एग्जाम्पल है फॉर ऑल दोज पीपल हु ब्लाइंडली close their eyes and support Imran Khan as a leader, because he will not stand with you. May it be Faisal Javed, may it be other people in the party, may it be the इसके बावजूद इमरान खान साहब उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब ने उसके ये एडमिट किया कि शहबाज गिल ने जो कहा वो गलत कहा, फैसल जावेद ने भी ये कहा, फवाद चौधरी ने भी उनको स्टेटमेंट की। अब जो है, अभी की जो आप बात करें, जो उन्होंने तौहीन अदालत की है कि जब अदालत ने कह दिया कि पुलिस की कस्टडी में दे दें और उन्होंने नहीं दिया, वो क्यों है? वो उनको पता है कि शहबाज गिल वादा माफ गवाह ना बन जाए। ठीक हो गया, ये रीजंस है। और एक और लास्ट चीज कि देखिए, एक जब ये अभी आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें जो शोधा हैं उनकी डेथ हुई, तो उसमें आपको पता है कि आज मैं ये देख रही थी कि 500 प्लस ऐसे अकाउंट्स थे जो PTI के अकाउंट्स हैं और जो इनको इंडोर्स कर रहे थे। इसी तरह 18 इंडियन अकाउंट्स थे और 33 ऐसे अकाउंट्स थे जो PTI के कंट्रोल थे, और इन्होंने शोधा के खिलाफ कैंपेन की। अब आपने शहबाज गिल का देख लिया, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई दो राय नहीं है, जो हुआ गलत हुआ। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, आप ये बताइए, शहबाज गिल साहब ने जो कहा था, आप भी कहते हैं उन्होंने गलत कहा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए? पहले तो मैं वो जो आपका सवाल था, मैं जवाब सुनना चाहता था कि क्या आता है कि आप सियासी मैदान में मुकाबला करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप दूसरी तरफ चले गए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ कर रहे हैं आप उनका, मतलब हमारे कारकुनान को, हमारे लीडरान को। तो मेरी ख्वाहिश थी कि शायद मैं उसके बारे में कोई अच्छा जवाब सुनता। तो शहबाज गिल साहब का जो बयान है उसको डिस्टॉर्ट और मैं समझता हूँ मिसस्टेट किया गया है काफ़ी हद तक। उनका बयान वो नहीं है। सिर्फ इतना बता दें, उन्होंने ठीक का गलत का आप मजम्मत करते हैं? ऑब्वियसली एक बयान जो बंदा देता है उसके बारे में उससे ही पूछा जा सकता है। सर, आपने सुना वो बयान? मैंने बिल्कुल, ये ना कहिएगा आपने नहीं सुना। नहीं, मैंने बिल्कुल मैंने वो मुकम्मल नहीं सुना, क्योंकि आजकल इस पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो के आ रही है। आप नवाज शरीफ साहब की ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे कि जो हम शायद सुन ही नहीं सकते कि शायद उन्होंने ऐसी बातें की हों। ये तो उनसे पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी। अभी केस हो रहा है, केस चल रहा है, हकाइक सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला,
जैसा वो कि तो पहले एक भी क्लिप आए। है, वो सबने सुना हुआ है और आपने भी यकीनन सुना होगा। वो हम समझ सकते हैं आपकी शायद मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वो क्लिप इस तरह से चलाया जा रहा है, ये मीडिया के ऊपर जो हमारा हाथ में मोबाइल होता है उसमें कभी कुछ चल रहा होता है। मैंने मुख्तलिफ बयानात उस पर सुने तो मैं हैरान था कि ये बयान किधर से किधर को जा रहा है। आपने फैसल जावेद की आज देखी? जी मैंने देखी है। उन्होंने कहा उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और सियासी मैदान में मेरी बात सुनी, शहबाज गिल को हमने तो नहीं कहा, आपने खुद ही कहा है और खुद ही विक्टिमाइज कर रहे हैं शहबाज गिल को। अच्छा जमीला मैं आपके सामने ये सवाल रखूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो उससे इजहार लाताल्लुकी कर रही है, दूसरी जानिब पूरी कानूनी मुआवनत भी प्रोवाइड कर रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम तर मामले से कितना नुकसान आप देख रहे हैं? नहीं, इसमें मेरी ज़ाती तजज़िये में और राय में ये है कि ये 6 दिन के बाद मजम्मत करना वो मध्यम सी बात होती है। इसकी इतनी ज़्यादा इसकी सीरियसनेस थी इस बयान की कि इसकी उसी लम्हे मजम्मत की जाती, और हमने मजम्मत की दूसरे चैनल पर भी बैठ कर इस बात को, और क्योंकि मैंने लाइव सुना था इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें, या मुझ जैसे बहुत सारे लाखों लोगों ने लाइव सुना था, मुझे ये भी इल्म है कि आपके टेलीविजन स्टेशन पे एक डिले स्विच होता है। अगर वो एक आध मिनट की बात होती तो डिले स्विच को दबा दिया जाता और शायद वो बात खत्म हो जाती, लेकिन अगर वो 15 मिनट तक चले और 20 मिनट तक चले तो उसमें जरा मुश्किल हो जाता है उसको जस्टिफाई करना। और बात यह है कि मैं तो जिन जिन ममालिक में मैंने मेरी तैनाती रही है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से या अपने मुल्क की तरफ से, मैंने किसी मुल्क में भी ना देखा है ना पढ़ा है कि इस किस्म के बयान जिसमें कि अपने एक जिस इदारे की हमने आबियारी की है, जिस इदारे को हमने अपने टैक्स दे के और जिस इदारों को हमने एक फख्र का मुकाम बनाया है, उस इदारे में अगर हम कोई ऐसा इब्हाम पैदा करना शुरू करें जिससे कि जिस तरह कहा जा रहा है कि म्यूटनी का एहतमाल हो सकता है, तो वो MPML जिसको कहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट, उसके तहत भी आ जाता है। और वो मुल्की कवानीन जो सेक्शन लगाए हैं, जाहिर है हमारे कानून के यहाँ वजीर बैठे हुए हैं, वो उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे कि जो PPC के सेक्शन 121 से लेके आगे तक लगाए गए हैं वो सही लगाए हैं या गलत। अगर गलत लगाए हैं तो कोर्ट उसका फैसला कर देगी। लेकिन बहरहाल ये बात अगर नेशनल लिहाज से देखा जाए तो एक वाहिद इदारा जो कि बच गया है और जिस पर के दुनिया में जिसके बारे में हर जगह वो अपनी सबकत लेके जाती है मुकाबलों में, उसके बारे में अगर इस किस्म की बातें की जाएं, ये दुरुस्त है कि PTI के फॉलोअर्स बहुत सारे रिटायर्ड फौजी हैं, ये दुरुस्त है कि PTI के लिए नर्म गोशा रखते होंगे, लेकिन ये बात कर देना ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। और 6 दिन के बाद इसकी मजम्मत करना आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब देखें कि दो तरह की तजावीज़ मतलब आई यहाँ पे अभी भी सामने जो बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने माजी में एक बयान सुना होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने हमारे सिपा सलार के ख़िलाफ़ नाम लेकर किस तरह से गुफ्तगू की। आपने वो बयान सुने होंगे मरियम नवाज़ के कि उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर किस तरह से बात की। आपने यकीनन ख्वाजा आसिफ साहब की भी वो यकीनन वो असेंबली में जिस तरह से बोले, और आपने यकीनन दीगर जो मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान इनके बयानात सुने होंगे, तो वो कितने अजीब बयानात थे। हमने कहा ये उन्होंने किसी के बारे में, शहबाज ने किसी के बारे में जिस तरह से उसको पेश कर दिया गया, किसी ने कभी शोधा की फैमिलीज पे अटैक नहीं किया, कभी आर्मी की एज इंस्टीट्यूशन म्यूटिनी कॉज करने की कोशिश की। कि मैडम यास्मीन राशिद ने क्या किया था, उस औरत ने कैंसर की वो मरीज हैं, उनको किस तरह से मारा पीटा गया, क्या किया था उन्होंने, हमने 25 मई को क्या किया था हम लोगों ने, ऐसे कहा था कि हम खूनी मार्च करेंगे, इमरान खान ने कहा था कि लोगों के पास एम्यूनिशन है, ये हुआ था। हमने क्या किया? ठीक है, मुझे आप एक चीज, एक एविडेंस दे दें जिस एम्यूनिशन की आप बात कर रहे हैं। इमरान खान का एविडेंस है टीवी पे, इमरान खान ने आके कहा टीवी पे कि मेरे लोगों के पास एम्यूनिशन, पुलिस कांस्टेबल की डेथ हुई, उसके ऊपर अटैक किया गया। कोई महज़ब माशरा ये इजाजत देता है? शेख कह रहा है कि खूनी मार्च होगी, इमरान खान कह रहे हैं मेरे लोगों के परमिशन। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ये पूछेंगे तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि IMF का तो मुआहिदा अब होने लगा है,
अब क्यों महंगाई हो रही है, इसी पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि IMF से मुआहिदा होने को है, लेकिन अभी भी लोगों को यही लग रहा है कि मुश्किल वक्त जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। तो हिना साहिबा, इतने महीनों से यही कहा जा रहा था कि बस एक मरतबा IMF का मुआहिदा होने दें, फिर देखें दूध की नहरें बहती हैं। पेट्रोल की कीमतें आपने कम करने की बजाय फिर बढ़ा दी हैं, और आगे भी वो कह रहे हैं लेवी भी लगाने वाले हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, और इससे क्या मिलेगा आपको? देखिए, इस पे तो आप हमें इंडोर्स करेंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर हुकूमत भी हमारी पार्टी की है। लेकिन कल मरियम बीबी ने भी ये ट्वीट किया कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को ऐसी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी में अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन देखें PTI की, कि जब परवेज़ खटक साहब कहते थे मुल्क में महंगाई हो रही है, इसका मतलब इकॉनमी बढ़ रही है, या फवाद चौधरी ने, क्या कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज जो और नवाज शरीफ अवाम के साथ खड़े हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब उनकी गवर्नमेंट अवाम के साथ नहीं खड़ी हुई? मैं ये कह रही हूँ कि PMLN एक सियासी पार्टी है और नवाज शरीफ साहब का एक अपना ओपिनियन है, और अगर पार्टी में अगर हुकूमत भी हमारी है, हुकूमत की एक अपनी मजबूरियाँ होती हैं। देखिए, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने इस वक्त ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि, और ये फवाद चौधरी की ट्वीट भी मौजूद है, कि जो प्राइसेस हैं वो 3 महीने बाद ट्रांसलेट होती हैं। तो एक तरफ हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं, एक तरफ आपने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, एक तरफ IMF के साथ आपका हुकूमत, इन जो PTI ने ही IMF से एग्रीमेंट किया था जिस पे इन लोगों ने सब्सिडी ख़त्म करने की बात की थी। तो हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एज़ अ पार्टी अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी ने कहा ये बात, हमारे में तो इतने गट्स है कि हम आके कह सकते हैं कि अच्छा हम अवाम के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने तो जब प्राइसेस नहीं देखे, इन लोग फैसल वाडा की आप देखें बयान मौजूद है कि 200 रुपये भी पेट्रोल की प्राइस करते हैं। इसमें इमरान खान की भी हम महंगा, हम सस्ता तरीन मुल्क है। मैं तो कह रही हूँ हम तो एटलीस्ट आके कह रही हैं कि हम इस वक्त अपनी सियासत को शायद इतना इंपॉर्टेंस दे रहे, रियासत को बचाने के लिए हमने सारी से फिर आप बढ़ा रहे हैं पैसे। नहीं, ऐसे देख लेना इंशाल्लाह ताला। अभी आपने देखा कि करेंसी की वैल्यू भी बहुत बेहतर हुई है, और आगे पेट्रोल की कीमतें इस वक्त कम तरीन जगह पे पहुंच चुकी हैं। मैंने आपको ये कहा कि 3 महीने लगते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस को, दे देना कि उन्होंने जो कहा कि पेट्रोल कम होगा और वज़ीर ख़जाना साहब ने सुबह बढ़ा दिया। इनका तो आपस का कितना तज़ाद है। आप देखिए कि अभी जो ये मुआहदे करने जा रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ यहाँ बैठ के कि तीर की तरह महंगाई ऊपर जाएगी, गुर्बत बहुत बढ़ेगी। सब्सिडी ये खत्म कर रहे हैं। सब्सिडी किनको दी जाती है? आप देखें सब्सिडी किनको दी जाती है? जो पहले ही कमज़ोर होते हैं, हमारे अदारे या हमारे अफराद जिनको हम सब्सिडाइज करते हैं, तो उनके ऊपर जब सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो वो तो बेचारे और नीचे चले जाएंगे। इमरान खान ने ये 2018 में अग्रीमेंट की है। इमरान खान साहब ने क्या किया? उनकी गवर्नमेंट में क्या चल रहा था? 3000 अरब से 6000 अरब पे जब वो छोड़ के गए कि उन्होंने तो वो IMF को किस्त भी दे रहे थे, एहसास प्रोग्राम भी चला रहे थे, यूनिवर्सिटीज भी बन रही थी, हॉस्पिटल्स भी बन रहे थे, बेहतरीन सब कुछ अगर हो रहा था तो बात सुने, एक हॉस्पिटल बता दे, कौन से हॉस्पिटल बनाया है, सब कुछ हो रहा था, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा हॉस्पिटल बनाया है? अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए पैसे जरूर लिए इन्होंने। जी खुर्रम साहब, बिल्कुल नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब तलाश कर रहा था अंदर, मुझे तब भी नहीं मिला, मुझे अभी भी नहीं मिला। और जो ये शराइत, जिन शराइत पे जा रहे हैं, आप देखें कि कहाँ बिजली को ये कहाँ ले गए, पेट्रोल फिर उन्होंने बढ़ा दिया, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। आप जाकर देखें, आप गरीब का हाल जाके पूछें। ऑब्वियसली गरीब को कब मौका मिलता है? गरीब को 5 साल बाद मौका मिलता है जब उसने वोट देना होता है। उसको वहां पे जाके एहसास होता है, सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। 3.5 साल में पाकिस्तान की जीडीपी को खराब किया, वो पाकिस्तान को महंगा तरीन मुल्क बनाया। मैं जमील अहमद खान साहब के पास जाना चाहूंगा। जमील अहमद खान साहब, ये तो इतने सालों से हम यही कहते आ रहे हैं कि बस चंद मुश्किल फैसले हैं, उसके बाद फिर मुल्क में मुआशी हालत बड़ी बेहतर हो जाएगी। यहाँ मुश्किल फैसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, हमें थोड़ा सच्चाई के साथ अपने नाजरीन और हमारे खास तौर पर जो सियासतदान है उनके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश करने चाहिए ताकि चीज़ें वाज़ेह हो जाए
पिछले कई दहाइयों से जो हालात हमारे चल रहे हैं, और मैं पिछले 1 साल का भी आपको मवाजना कर देता हूँ, मुझे सिर्फ 3 या 4 मिनट चाहिए इसमें। और जिस मुल्क में टू जीडीपी रेशियो 89.2% हो जाए, जिस मुल्क में लोन और लायबिलिटी की 59.696 ट्रिलियन रुपीस हो जाए, जिस मुल्क में हम एक्सटर्नल डेट 130.192 बिलियन हो जाए, और 2022 में ये बढ़े हैं 8 बिलियन, उससे पहले 122 बिलियन थे। और ये क्यों बढ़े ये भी मैं बता देता हूँ चंद समय में। और जिस मुल्क में हम इसमें प्रिंसिपल की अदायगी में 12 बिलियन कर्ज की अदायगी में देते हैं, और तकरीबन 3 बिलियन हम उसके सूद की अदायगी में देते हैं, तो वहां महंगाई। और फिर जिस मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस मुल्क में हमारे पास इस वक्त पीआईए 182 बिलियन के उसमें दबाव में लोन में है, और जहां एक्सपोर्ट 32 बिलियन की हो और इंपोर्ट 81 बिलियन की हो, तो वहां आप किस को ब्लेम करेंगे? खान साहब, इतना सब कुछ आपने गिनवा दिया है, सबका ये भी बताइए, सबका जिम्मेदार है कौन आखिर? जी बिल्कुल, ये बस आप आखिरी मिनट में यही बताने लगा हूं मैं। जिस जगह पर यहाँ हमारे पास देखें, जो हमारे पास कुदरत का अनमोल जखीरे हैं चीजों के, हमारे पिछले 25-30 सालों में किसी लीडर ने, किसी सियासी जमात ने उस तरफ नहीं किया। इटली में पिछले 69 ईयर से एक माशी पॉलिसी है। हमारे यहाँ जो पार्टी आती है वो माशी पॉलिसी तक कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे पास कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हमारे पास क्या कॉन्फिडेंस आएगा? हमारे पास ये कर्ज किस तरह उतरेंगे? हमें इतना पता है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, अमेरिका की एक बहुत अहम सर्वे रिपोर्ट है एनर्जी इंफॉर्मेशन की, जो कि कहते हैं कि 9 बिलियन बैरल का हमारे पास तेल है, जो कि कहते हैं 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। जमील साहब, इसका हल क्या है? हल भी बता दीजिए मुख्तसर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है हमारे पास। हल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी खुदारा अपनी लड़ाई झगड़े पॉलिटिकल करते रहें, खूब करें, इसलिए कि वो उनका पॉलिटिक्स है, लेकिन जहां मईशत है ठीक, उसके लिए एक पॉलिसी बना लें। मईशत के लिए एक पॉलिसी बना ली जाए तो शायद अवाम की हालत कुछ बेहतर हो सकती है। तो हिना भट्ट साहिबा, क्या आप लोग तैयार हैं? फैसले आप लोग लेते हैं, भुगतती अवाम है। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो जीडीपी 5.8 था। आपने देखा कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 4% था, और जब इनके 3.5 टेन्योर का टाइम ख़त्म हुआ उसमें जीडीपी भी कम था और इन्फ्लेशन 16% पे देखी गई। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर वेरी डायरेक्टली लिंक्ड। अगर हम पाकिस्तान को 2018 में प्रोजेक्शन था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर्स बन जाएगा, जब पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा था, मोटरवेज बन रही थी, यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, एजुकेशन की, अभी जो इन्होंने मेरे ऑनरेबल कोलीग ने बात की, बहुत यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बहुत से जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए। मुझे 3.5 साल में इन्होंने कोई एक चीज़ भी नहीं की, सिवाय प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने आके ये इम्पोर्टेड हुकूमत का नैरेटिव जो है डाल के ये हमारे पे डाल दिया। महंगाई इनकी की हुई है। IMF से जो सब्सिडी ख़त्म करने वाला अग्रीमेंट है वो इन्होंने किया, हमने नहीं किया। और इमरान खान ने आखिरी, ये बिल्कुल आपको भी पता है, फरवरी में 2022 की रिपोर्ट 3 सालों में अगर क्या किया है वो बता दें। चलिए आप देखें कि इनकी गवर्नमेंट के ये जो अभी दौर गुजरा है उसी में आप देख लें कि डॉलर किस तेज़ी से ऊपर गया, किस रफ्तार से ऊपर गया, महंगाई किस रफ्तार से ऊपर गई, पेट्रोल किस रफ्तार से ऊपर गया, बिजली किस रफ्तार से ऊपर गई, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आसानी और सूदगी आई। आप देखें कि इलेक्शन जो अभी ज़िमनी इलेक्शन, मैंने पहले भी आपको मिसाल दी, लोग तंग थे इमरान खान की गवर्नमेंट से, तो 20 में से 15 सीटें जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और सिर्फ 4 सीटें जीत सकी नून लीग। उनमें से भी उनका मार्जिन देखें, उन 4 सीटों का मार्जिन देखें और हमारी जीतने वाली सीटों का मार्जिन देखें कितना है। 30,000 से जीते, 50,000 से जीते, रहने के बाद भी कहते हैं तो कि हम नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। नहीं। और डॉलर ये मैंने एविडेंस के साथ आपके साथ बात की है। अच्छा, मेरी रिट पिटीशन प्रोग्राम का वक्त, क्योंकि बात वो जो खुद नजर आए, मुझे सिर्फ इतना बता दें, टेंजिबल एविडेंस है मेरे पास। नवाज शरीफ साहब अगले महीने या उससे अगले महीने आते हैं तो फिर आप जेल डालेंगे उन्हें? देखें, हमारी किसी फर्द के साथ किसी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो यकीनन उनको सामना है
केसेस का। सर आप वज़ीर नवाज पंजाब शरीफ हैं, के आने की डालेंगे? खबर वो से इनकी मुल्ज़म काम पे टांग रही है वो अभी मुल्ज़म से, हर रोज एक नया बयान आता है। वो मुल्ज़म से मुजरम बन चुके हैं, उनको उनका फैसला। पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बड़ी देर से हम सुन रहे हैं कि वो आएंगे, हम भी शायद उनकी राह तक रहे हैं। सिर्फ मुझे एक वर्ड में जवाब नहीं दीजिए। आएंगे। कभी आप वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कब क्लीन आएंगे? स्वीप करेंगे अगला कब आएंगे? इलेक्शन, क्लीन स्वीप कर बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, आप बहुत देखना। जल्दी वेरी हिलामत साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी इनकी काम पे टांग रही है बहुत नवाज जल्द शरीफ आए के हैं, आने। लेकिन सब नजरें इसी चीज पर हैं कि वो वापस आते हैं तो क्या जेल जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून पहले ही कह चुकी है कि हम उन्हें जेल नहीं जाने देंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।